बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में एक डायबिटीज़ वाला पोर्शन है, इसके अलावा दूसरे एड्रीनल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड और इसके पिट्यूटरी ग्लैंड की डिजीज़ है। स्टार्ट करते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस वाला टॉपिक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस को डायग्नोस करने के लिए क्राइटेरिया होता है जो कि WHO डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सही हो गया। तो आपने लेवल्स को अच्छे से याद करना है। जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है नॉर्मल आपको 100 से कम देखने को मिलता है। अगर ये 100 से लेकर 125 के दरमियान में हो तो ये प्री डायबिटीज़ होती है, जिसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। और अगर 126 से ज़्यादा का हो तो उसको आप डायबिटीज़ लेबल करोगे, यानी डायबिटीज़ लेबल करने के लिए 126 तक होना चाहिए और प्री डायबिटीज़ लेबल करने के लिए 100 से लेकर 125 के दरमियान में होना चाहिए। दूसरा आपने कराना होता है RBS, हाँ RBS ही होता है, रैंडम ब्लड शुगर लेवल, या OGTT कराना होता है। जिसमें OGTT के अंदर क्या होता है, 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं आफ्टर 2 आवर्स। तो उसमें आपको 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर चाहिए। यानी अगर RBS या OGTT 2 घंटों के बाद, अगर ये कहने का मतलब है कि नॉर्मली 140 से कम होता है, अगर ये 140 से लेकर 200 के दरमियान में हो, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस। और अगर 200 से ज़्यादा हो जाए तो वो डायबिटीज़ होती है। क्लियर। और आपने HbA1c को रट्टा मारना है, वो होता है तकरीबन 6.5 से ज़्यादा होना चाहिए डायबिटीज़ लेवल करने के लिए। नॉर्मल कितना होता है, 5.6 से कम होता है। और इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस में और या फिर प्री डायबिटीज़ में आपको ये 5.6 से लेकर 6.5 तक देखने को मिलता है, और डायबिटीज़ में 6.5 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। अब आप इसमें बटे के अंदर मिली मोल भी लिखा हुआ है। अब आपने परेशान नहीं होना, मिलीग्राम पर डेसीलीटर को रट्टा मार लो, मिली मोल को छोड़ दो। अगर नहीं याद होता तो आप एक फार्मूला बता रहा हूँ कि मिली मोल में ना आपने 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल 7 मिली मोल का मतलब है 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 126 आ जाएगा। तो आपने 7 को 18 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी मिली मोल को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल है तो आपको इन तीन में से एक चीज़ चाहिए, लेकिन अगर एसिम्टोमेटिक है तो आपको दो चीज़ें चाहिए। क्या सिम्टम्स होती है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजी और वेट लॉस होता है डायबिटीज़ में। क्लियर। अब OGTT की क्या सिग्निफिकेंस होती है, OGTT आप इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस वाले में कराते हैं, जिनमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से 125 तक होता है। GDM को डायग्नोस करने के लिए करते हैं, या उस केस में जब आपको अनसर्टेनिटी होती है अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए ड्रग्स कौन कौन सी देते हैं। अब ये आगे भी लिखा हुआ है, चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है, ठीक है। अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में क्लास होती है बाइगोनेट्स, जिसमें मेटफॉर्मिन आती है। नेक्स्ट है इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स। इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स में सल्फोनाल यूरिया और नॉन सल्फोनाल यूरिया। अब सल्फोनाल यूरिया के अंदर ग्लिबराइड, ग्लिपिजाइड, ग्लेबन क्लामाइड है, और नॉन सल्फोनाल यूरिया के अंदर ग्लिनाइड आ जाती है, रेपाग्लिनाइड, नाइटिग्लिनाइड है। नेक्स्ट है DPP4 इनिबिटर, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनिबिटर, इसमें सीटाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन है। नेक्स्ट है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर, इसमें कार्बोसमिग्लिटोल है। नेक्स्ट है थायाजोलिडानिडायोन्स, इसमें रोसीग्लेटाजोन, पियोग्लूटाजोन है। एंड लास्ट इज सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनिबिटर, जिसमें ग्लिफ्लोजिन आता है, इम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन और डिम्पाग्लिफ्लोजिन, डैपाग्लिफ्लोजिन, सॉरी। सही हो गया। बाकी आपको बता चुका हूँ कि प्री डायबिटीज़ कब लेबल करते हैं, जब इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज टॉलरेंस देखने को मिलता है। लाइक आपको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से लेकर 125 के दरमियान में होता है, OGTT 140 से लेकर 200 से नीचे होता है, और HbA1c आपको 5.6 से लेकर 6.5 के दरमियान में होता है। कैलकुलेशन अब BMI कैसे कैलकुलेट कर लोगे तो आप कर लोगे। अब प्रोग्नोसिस को इंप्रूव कैसे करोगे पेशेंट में अगर BMI ज़्यादा है। अब इसका BMI देखो, नॉर्मल BMI होता है 18.5 से लेकर 24.9 तक। अगर 25 से लेकर 30 है तो वो ओवरवेट है, और 30 से ऊपर है तो वो ओबीज है। और 30 से लेकर 35 तक है मोस्ट प्रोबेबली तो वो ओबीज टाइप 1 है, और 35 से लेकर 39.9 तक है तो वो क्लास 2 है, और 40 से ज़्यादा हो जाए तो वो मॉर्बिड ओबीज है। तो ये सिंपल ओबीज है तो आपने डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करानी है, लिपिड प्रोफाइल कराना होता है, और ड्रग फॉर प्रिवेंशन डायबिटीज़ वगैरह के लिए तो मेटफॉर्मिन वगैरह होती है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं DKA। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, DKA। और दूसरी तरफ है हाइपर नॉन कीटोटिक कोमा। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट को इनको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती होती है। ओके, सही हो गया। तो मैं अब दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। DKA टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है, हाइपर नॉन कीटोटिक कोमा टाइप 2 डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है। सही है। अब DKA आपको यंग इंडिविजुअल में देखने को मिलता है। हाइपर नॉन कीटोटिक कोमा होंक है, नॉन कीटोटिक कोमा में बोलूँगा, ये आपको एल्डरली पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। DKA का जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है टाइप 1 में है ना, तो ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जबकि हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक कोमा, इसका जो रिस्क फैक्टर होता है या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है वो इन्फेक्शन होता है या MI होता है। नेक्स्ट है ऑनसेट। DKA का ऑनसेट रैपिड होता है, जबकि हाइपरोस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा का ऑनसेट स्लो होता है। अब ब्रेथ के बारे में बात करें, DKA में आपको एसीटोन ब्रेथ मिलती है, हॉन्क में कोई ब्रेथ नहीं होती। ओके, कोस्मल ब्रीदिंग DKA में होती है, एंड इट इज़ एब्सेंट इन हॉन्क।
सोडियम लेवल कराओगे, सोडियम लेवल DKA में और सोडियम लेवल DKA में कम होगा, लेकिन हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा में जो सोडियम होगा वो हाई होगा, ऑस्मोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट DKA में काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, डैट इज़ वाई पीएच काफ़ी डिक्रीज हो जाती है, जबकि होंग के अंदर जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और पीएच भी नॉर्मल होती है। नेक्स्ट है कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ कीटोनीमिया, कीटोन यूरिया DKA में होता है, जबकि हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा में कोई कीटोन बॉडीज़ या कीटोन यूरिया नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि इंसुलिन DKA में तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ बनेगी। लेकिन होंग के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन कम होती है, लेकिन इतनी इंसुलिन होती है कि वो कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन को रोक सके। इसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल। DKA में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो आपको तकरीबन 500 तक चला जाता है, लेकिन होंग के अंदर 700 से लेकर 1000 तक चला जाता है, 500 से लेकर 700 या इससे ज़्यादा चला जाता है। यानी ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। और मोर्टेलिटी आपको ज़्यादा किस में देखने को मिलती है? होंग में देखने को मिलती है, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा में। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, जैसे मैंने दोनों को कंपेयर करके बताया। अब यहाँ से पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो DKA होता है बच्चों में देखने को मिलता होता है, टाइप 1 में ज़्यादा होता है। डैट डज नॉट मीन के टाइप 2 में नहीं हो सकता, बड़ों में नहीं हो सकता, बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। लैब्स कराओगे, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा मिलेगा, 500 से तक किया हुआ होगा, पीएच आपको कम मिलेगी, डैट मीन्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। बाइकार्बोनेट 15 से कम होगी, जबकि हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा में 15 से ज़्यादा की होगी। कीटोन बॉडीज आपको देखने को मिलेगी। और इसका एक ट्राइड बताया हुआ है। ट्राइड क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, आपको हगमा मिलता है, हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और आपको क्या मिलती होती है? कीटोन बॉडीज आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? सही है, सीरम में और यूरिन में। इसके अलावा फिजिकल साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मिलेगा, लाइट डिहाइड्रेशन में ड्राई स्किन होती है, JVP काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, टेकिपनिया मिलता है, हाइपोटेंशन होती है, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग मिलती है। सेरेब्रल एडीमा के जो साइंस होते हैं उसमें आपको ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, सीजर्स देखने को मिल सकते हैं। और इसके जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें इंसुलिन का छोड़ देना या इन्फेक्शन या प्रेगनेंसी आ जाएगा। और इसकी जो शुरुआत होती है एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, यानी GI स्ट्रेस से हमेशा शुरुआत होती है। एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग से शुरुआत होती है। और कन्फ्यूजन क्या इंडिकेट करती है? सेरेब्रल एडीमा को। सही हो गया। तो हमने अच्छे से DKA को हमने ज़्यादा टाइम दे दिया। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाते हैं DKA में, तो क्या क्या करवाओगे? CBC कराओगे, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि RBS करा लोगे, ब्लड शुगर लेवल करा लोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स कराओगे, हाइपरक्लीमिया मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा, बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा। ABGs कराओगे, हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। CRP और कल्चर करा लोगे कोई इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए। यूरिन में और ब्लड में कीटोन बॉडीज मिलेगी। ECG करा लोगे कार्डिक इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए। चेस्ट रेडियोग्राफ करा लोगे, और कोविड-19 का स्वैब लिखा हुआ है। अब इसकी मैनेजमेंट कर लेते हैं, एक ही मतलब आपने मैनेजमेंट अच्छे से पढ़नी है। सॉरी। ओके, अब इसकी जो मैनेजमेंट होती है, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, जो मैनेजमेंट होती है उसमें आपने क्या क्या करना होता है? IV फ्लूइड्स देने होते हैं, इंसुलिन देनी होती है, और पोटेशियम देना होता है। तीन चीज़ आपने करनी होती है, IV फ्लूइड्स, इंसुलिन देनी है और पोटेशियम देना होता है। सबसे पहले आपने शुरुआत IV फ्लूइड से करनी होती है, ठीक है। अब IV फ्लूइड्स दोगे, अब IV फ्लूइड्स आपने कैसे देने होते हैं? आपने फ्लूइड थेरेपी देनी है, 3 लीटर नॉर्मल सलाइन ओवर 6 आवर्स। ओके, तो 3 लीटर नॉर्मल सलाइन ओवर 6 आवर्स, आपने इसको फॉलो करना होता है। सही है। फिर आपने यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है, 0.5 से आपने यूरिन आउटपुट ऊपर रखना है, और जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 से कम आ जाए तो आपने 3 लीटर डेक्सट्रोज इस्तेमाल करना है। और आपने यानी इन शॉर्ट क्या इस्तेमाल करना है? 10% ग्लूकोज इस्तेमाल करना है, 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये फ्लूइड्स के अंदर आ जाएगा। फ्लूइड्स में क्या है? 3 लीटर नॉर्मल सलाइन है, और यूरिन आउटपुट को मॉनिटर किया, और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 से नीचे आ जाता है तो आपने 150 मिलीलीटर पर आवर की ड्रिप चलानी है 10% ग्लूकोज की। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। सबसे पहले आप इनिशियल बोलस दे दोगे। ओके, बोलस होता है ना, बोलस वो 10 यूनिट का होता है। फिर इसके बाद आप इंसुलिन की इन्फ्यूजन चला लोगे, 0.1 यूनिट पर kg पर आवर होता है। ओके, और आप इसमें कौन सी इंसुलिन देते हैं? रेगुलर इंसुलिन देते होते हैं। फिर आपने मॉनिटरिंग करनी होती है, अगर ब्लड कीटोन बॉडी 0.5 मिलीमोल पर आर की रफ्तार से नहीं आ रही तो आपने इन्फ्यूजन के पंप को चेक करना होता है। सही है। और अगर ब्लड कीटोन बॉडी गिर रही है, 0.5 से गिर रही है, तो आपने इसी को कंटिन्यू करना होता है, FR2 को कंटिन्यू करना होता है, यहाँ तक कि कीटोन बॉडी आपकी ठीक हो गई है, DKA ठीक हो गया है, यानी कीटोन बॉडी 0.6 से नीचे आ गई है, पीएच आपकी 7.3 से बढ़ गई है, और बाइकार्बोनेट 15 से ऊपर हो गया है, यानी कीटोन बॉडीज को आपने 0.5 मिलीमोल पर आवर से आपने गिराना होता है नीचे। इसके बाद पोटेशियम की मॉनिटरिंग करनी होती है। सही हो गया। और पोटेशियम अगर 3.5 से लेकर 5.5 होते हैं, अगर इससे कम हो जाते हैं तो आपने पोटेशियम देना, और अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट और आपने क्या देना होता है? β2 एगोनिस्ट इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। बाकी एसिड बेस बैलेंस को ठीक करोगे, बाइकार्बोनेट की इन्फ्यूजन करोगे, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर को ठीक करोगे, लाइक इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक और कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करोगे। ओके, सही है। अब वही लिखा हुआ है कि 10% हम ग्लूकोज क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज अगर कहने का मतलब है कि
250 से नीचे आ जाता है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी देखने को मिल सकता होता है। सही है, बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम फॉर इंसुलिन, इंसुलिन ज़्यादा टाइम लगाती है। इंसुलिन ग्लूकोज को तो बहुत जल्दी कम कर देगी, लेकिन कीटोन को कम करने में काफ़ी टाइम लगाती होती है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ DKA? सेरेब्रल एडीमा, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। पेरिफेरल एडीमा आपको देखने को मिल सकता होता है। हाइपर या हाइपोकलीमिया देखने को मिल सकता है। ओके, और डिहाइड्रेशन की वजह से रीनल फेलियर हो सकता है, और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस आपको देखने को मिल सकता होता है। एस्टिमेटेड लॉस इन केस ऑफ DKA, 6 लीटर का पानी लॉस हो जाता है। सोडियम 500, ओके, क्लोराइड यानी सोडियम के साथ क्लोराइड आता है ना, क्लोराइड 400 आ जाएगा, और पोटेशियम 350 मिलीमोल आ जाता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी ट्रीटमेंट एडवाइस एट डिस्चार्ज, तो ट्रीटमेंट क्या होती है कि आपने लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी लेनी होती है, अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल होता है। अगर किसी पेशेंट को हाइपरक्लेमिया होता है तो कैसे मैनेज करोगे? सबसे पहले आपने सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टेबलाइज करना है, तो कैसे करोगे? IV कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दोगे। इसके बाद आपने पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करना है, कैसे करोगे? इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट दोगे, ग्लूकोज दे दोगे, इंसुलिन दोगे, और सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे, और पोटेशियम को बॉडी से निकालना है, लूप डायरेटिक इस्तेमाल करोगे, नॉर्मल सलाइन दे दोगे, या रिजोनियम इस्तेमाल करोगे, या फिर डायलिसिस कर दोगे सीधा। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो ये DK के पॉइंट्स हो जाएंगे। होंग के अंदर क्या होता है? हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक कोमा, तो इसमें आपको एल्डरली में हिस्ट्री मिलती है। ब्लड शुगर लेवल 600 से ज़्यादा का होता है। pH नॉर्मल होती है या ज़्यादा होती है 7.3 से। बाइकार्बोनेट भी 15 से ज़्यादा का होता है, कीटोन बॉडी नहीं होती। लेकिन इसमें सीवियर हाइपरोस्मोलैलिटी होती है, 320 से ज़्यादा का होता है। सीवियर डिहाइड्रेशन होगी, स्ट्रीप्योर या कोमा में आपको पेशेंट देखने को मिलता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, तो हाइपरोस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, इसकी क्या मैनेजमेंट होती है? सबसे पहले कुछ मैं आपको सिमिलैरिटीज़ बताता हूँ। सबसे पहले IV लाइन लगाई है, पेशेंट को रिससिटेट किया, सिमिलर है। रिहाइड्रेशन किया फ्लूइड का, वो भी सिमिलर है। 3 लीटर नॉर्मल सलाइन दिया 6 आवर्स पर। फ्लूइड बैलेंस किया 0.5 मिलीलीटर पर kg पर आवर्स के हिसाब से देना होता है। सही है, ओके, ये भी सिमिलर है। और अगर ग्लूकोज 250 से कम हो जाता है तो आपने वही 10% आपने ग्लूकोज ऐड करना होता है, तो 125 मिलीलीटर पर आवर के रेट से आपने चलाना होता है। ये तो बिल्कुल सिमिलर था। सही है, और फ्लूइड की रिप्लेसमेंट के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इज इक्वल टू 2 सोडियम है, ग्लूकोज है, और यूरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का फार्मूला होता है। ठीक है, ग्लूकोज को आपने डिवाइड करना होता है 18 से, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को डिवाइड करना होता है आपने 2.8 से। जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी होती है वो 280 से लेकर 290 होती है। लेकिन होंक में क्या होता है? होंक में ही बढ़ जाती होती है, तो आपने नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। और फिर आपने इंसुलिन की थेरेपी करनी होती है। इंसुलिन की थेरेपी टाइम वाइज होती है। सही है, उसमें क्या था, 10 यूनिट का बोलस था, फिर 0.1 यूनिट पर kg पर आर के हिसाब से चलाते थे। इसमें आप हाफ कर दोगे, 0.05 के हिसाब से चलोगे। पहले घंटे में आप फिक्स्ड रेट इंसुलिन इन्फ्यूजन, FRII, फिक्स्ड रेट इंसुलिन इन्फ्यूजन, आप 0.05 यूनिट पर kg पर आर के हिसाब से चलाओगे। सही है, ओके, ठीक है। इफ़ क्या इंडिकेशन होगी? अगर कीटोनीमिया हो रहा है, यानी कीटोन अगर 1 मिलीमोल से ज़्यादा के हो रहे हैं, और अगर 1 से लेकर 6 घंटे में आप क्या कराओगे? 1 से लेकर 6 घंटों में आप रेट को बढ़ा दोगे, 0.1 तक ले जाओगे। कब करोगे? जब ग्लूकोज 5 मिलीमोल के यूनिट से कम, कहने का मतलब डिक्रीज हो रहा है, और इस केस में आप करते हैं, या पॉजिटिव फ्लूइड बैलेंस एडिक्वेट है, तो इस केस में आप रेट को बढ़ा देते हैं। और आफ्टर 6 आवर्स है, तो आफ्टर 6 आवर है, तो आपने 1 यूनिट से आपने इंक्रीज या डिक्रीज करनी होती है, टू मेंटेन ग्लूकोज इन 180 टू 270 है। और आपने ये इंश्योर करना है कि कीटोन बॉडी से निकल रही है। इन शॉर्ट, पहले 1 घंटे में 0.05 की ड्रिप चलाई, फिर अगले 6 घंटों में आपने 0.1 की ड्रिप चलाई, और अगले 6 घंटों में आपने 1 यूनिट पे आ गए हो, 1 यूनिट पर आवर पे आ गए हो। बाकी पोटेशियम को ठीक करना होता है, IV सोडियम बाइकार्बोनेट देना होता है, ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा ट्रीटमेंट। ओके, अब इसकी कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? इन्फेक्शन है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है जिसकी वजह से आपको होंक आपको देखने को मिल सकता है, MI है, ड्रग्स है, इसके अलावा कुछ डायलिसिस होती है। ड्रग्स में आपकी थायजाइड, डायूरेटिक है, और फेनिटोइन और मैनिटोल आ जाती होती है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा हाइपरोस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। इसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा? कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहा होगा पेशेंट, जिसकी वजह से उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, और ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से ऑटोनॉमिक सिम्टम होते हैं, और न्यूरोग्लाइकोपीनिक सिम्टम देखने को मिलते हैं। न्यूरोग्लाइकोपीनिक सिम्टम में भी आपको कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलती है। सही है, और ऑटोनॉमिक के अंदर स्वेटिंग और टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? अगर हाइपोग्लाइसीमिया किसी इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरिया की वजह से है, तो आपने IV डेक्सट्रोज देना होता है, फॉलोड बाय ओरल कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा ऑक्ट्रीटाइड दे सकते हैं अगर रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। और कहते हैं कि अगर डिपोर्ट इंसुलिन की वजह से हुई है, तो आपने ग्लूकागोन को अवॉइड करना है, अदरवाइज ग्लूकागोन IM के इंजेक्शन देते हैं। और रिकरेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड कैसे करते हैं? नंबर 1, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग की डोज को एडजस्ट करते हैं, इंसुलिन की टाइमिंग को एडजस्ट करते होते हैं,
आपने डाइट की एडजस्टमेंट करनी है और 10% डेक्सट्रोज की इन्फ्यूजन करनी होती है। कौन कौन सी ड्रग सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है? सबसे पहले तो इंसुलिन है, इसके अलावा इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स है लाइक सल्फोनालयूरिया, ग्लाइब्राइड, ग्लिपिजाइड है, बीटा ब्लॉकर्स होती है लाइक एटिनोलोल, पेरोपनालोल होती है और क्विनिडीन है। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस है। डायबिटीज मेलाइटिस की मैनेजमेंट होती है, सबसे पहले मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है, डाइटरी मैनेजमेंट है। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या होता है, 5 पोर्शन लेने हैं आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल के। नंबर 2, आपने पोटैटोज़ की, ब्रेड की या राइस की जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है, वो डाइट्स लेनी है। या डेयरी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, लोअर फैट, लो शुगर, लो साल्ट ईट डाइट आपने लेनी होती है। सोयाबीन्स, फिश, एग्स ये आपने खाने होती है। अनसैचुरेटेड ऑयल्स आपने लेना होता है। ओके, इसके अलावा 6 से लेकर 8 कप्स आपने फ्लूइड लेने होते हैं और आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करना होता है। साल्ट की इंटेक को 6 ग्राम से नीचे कर देना है। तो ये तो डाइटरी मैनेजमेंट आ जाएगा। इसके अलावा अब आते हैं ड्रग्स के अंदर। अब ड्रग्स ये इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स को ओरल हाइपोग्लाइसीमिक और पारेंटरल में डिवाइड करना होता है। पहले हमने ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग पढ़ा था लाइक बाइगोनेट्स में मेटफॉर्मिन आती है, इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स में सल्फोनालयूरिया में ग्लिबराइड और ग्लिपिजाइड है, नॉन सल्फोनालयूरिया में रिपाक्लिनाइड और नाइटिक्लिनाइड है। डाइपेप्टिडाइलपेप्टिडेस 4 इनहिबिटर में सीटाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन आ जाती है। अल्फा 4 ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर में इकारबोस मिग्लिटोल है। थायाजोलिडाइनिडायोन्स में रोसिग्लूटाजोन, पियाग्लूटाजोन है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर में ग्लिफ्लोजिन आती है, इम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, डीपाग्लिफ्लोजिन। और पारेंटिनल के अंदर GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है जिसमें एक्जिनाटाइड, लीराग्लूटाइड आ जाता है। अमाइलिन में प्रेगनेंटाइड है और इंसुलिन आ जाती है। और आपको पता है कि इंसुलिन की 4 फार्मूलेशन होती है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, पहले तो रैपिड एक्टिंग होती है, फिर शॉर्ट एक्टिंग या रेगुलर आ जाती है, फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है और लास्ट में आपकी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है। व्हाट आर द एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़? अब डायबिटीज़ की 2 तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्यूट और क्रॉनिक होती है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में DKA होता है, हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा होता है, लैक्टिक एसिडोसिस और हाइपरग्लाइसीमिया होता है। जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होती है आपने इसको 2 में डिवाइड करना होता है, माइक्रोवास्कुलर, मैक्रोवास्कुलर। जो माइक्रोवास्कुलर है इसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी होती है। जबकि मैक्रोवास्कुलर में स्ट्रोक देखने को मिल सकता है, गैंग्रीन देखने को मिल सकता है, MI देखने को मिलता है। इसके बाद पोर्शन ऑफ फूड्स विच आर रिकमेंडेड इन डायबिटीज मेलाइटस। तो कार्बोहाइड्रेट 50% है, प्रोटीन्स 10 से लेकर 15% है, फैट्स 35% है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स की 5 पोर्शन आपने लेने होते हैं। इसके बाद है कि ड्रग्स फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़, तो मेटफॉर्मिन होती है। अगर साथ रीनल डिजीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो आप कैप्टोप्रिल दे दोगे और ब्लड प्रेशर को आप रखोगे साथ, कितने पे रखोगे आप ब्लड प्रेशर को? 140/90 से कम रखोगे। ठीक हो गया, टारगेटेड ब्लड प्रेशर होता है आपका, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, वैसे ये तो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल टारगेट भी था। आगे चलते होते हैं डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। सही हो गया। ओके, तो डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है, अच्छा वैसे बुक में जो गोल लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ मेलाइटस में और रीनल डिजीज़ में ब्लड प्रेशर आपने 130/80 से कम करना होता है वैसे। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। इसके बाद है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है, मैक्रोवास्कुलर होती है, कोरोनरी सर्कुलेशन में MI होता है, सेरिब्रल सर्कुलेशन में स्ट्रोक होता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन में इस्कीमिया, क्लॉटिकेशन और गैंग्रीन होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट में अपने लिपिड प्रोफाइल हर 5 साल के बाद कराना होता है। स्टैटिन्स की थेरेपी जब देनी है डायबिटिक पेशेंट 40 साल से ऊपर का है और 10 ईयर सर्वाइवल रिस्क है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है और फुट डिजीज़ होता है। अब और नेफ्रोपैथी होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में रीनल फेलियर होता है और रीनल फेलियर में माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का मतलब है 30 से लेकर 300 प्रोटीन लॉस हो रही है यूरिन के अंदर, 330 टू 300 प्रोटीन्स का यूरिन में लॉस हो जाना, तो उसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक हो गया। ओके, और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी हो सकता है। और डायबिटीज़ में याद रख लेना कि आपको डायबिटिक में किमल्सन विल्सन नोडुल देखने को मिलते हैं। ओके, ठीक है, किमल्सील विल्सन नोड्यूल्स ये आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी में देखने को मिलते हैं। और 30 to 300 मिलीग्राम एल्ब्यूमिन पर डे इसका आपको लॉस देखने को मिलता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आपको गला एंड स्टॉकिंग न्यूरोपैथी देखने को मिलती है, मोटर वीकनेस हो सकती है। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में GIT में गैस्ट्रोपैरेसिस है और आपका पोस्टुरल हाइपोटेंशन या साइलेंट इस्कीमिया हो सकता है। फुट में आपको आर्थ्रोपैथी देखने को मिल सकती है या डायबिटिक फुट अल्सरेशन देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद इस सिनेरियो में देखो, सिनेरियो में है कि डायबिटीज़ मेलाइटस की पेशेंट है, नेफ्रोलॉजी वार्ड में शिफ्ट हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एंकल की स्वेलिंग है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है और नॉर्मल साइज किडनीज है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनीमिया इन दिस पेशेंट? तो CKD की वजह से हो सकता है, न्यूट्रिशनल हो सकता है लाइक आयरन की या फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज की वजह से, एरिथ्रोपोइटिन की डिक्रीज की वजह से, सप्रेशन की वजह से होता है। सही हो गया। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया? डायबिटिक नेफ्रोपैथी या CKD हो गया। क्या से प्रिवेंशन करोगे CKD की? नंबर 1 आप क्या करोगे? नंबर 1 स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द डाइट, ड्रग्स थेरेपी लोगे आप। नंबर 2 स्मोकिंग और अल्कोहल को स्टॉप कर दोगे। ठीक है। नंबर 3 आप एक्सरसाइज करोगे रेगुलरली। ओके, बैलेंस डाइट ले लोगे और एनसेट्स आप लोगे। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, एनसेट्स है। ओके, नहीं इनको आप केयरफुल लोगे क्योंकि एनसेट्स भी गुर्दे का नुकसान पहुंचा सकती है। क्लियर?
मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ इज रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी होती है। ओके, लिपिड प्रोफाइल आप हर 5 साल के बाद कराते हो। रेटिनोपैथी के लिए आप क्या कराते हो, एनुअल डायलेटेड आई एग्जामिनेशन कराते हो। यूजेस ऑफ इंसुलिन है, यूजेस ऑफ इंसुलिन के अंदर आपके क्या क्या यूजेस होते हैं इंसुलिन के। इंसुलिन की 4 टाइप होती है, रैपिड एक्टिंग, रेगुलर, बेसल और एनपीएच है। रैपिड एक्टिंग में प्री मील प्रिपरेशन आ जाती है। रेगुलर में आप जो रेगुलर वाली डीके में या हाइपरोस्मोलर नॉन केटोटिक कोमा में या हाइपरक्लीमिया में इस्तेमाल होती है। जो बेसल इंसुलिन है ये वंस डेली होती है। एनपीएच न्यूट्रल प्रोटामिन हेजहॉग ये भी 70-30 इंसुलिन होती है। ठीक हो गया। इसके बाद है कि इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी को रूल आउट करने के लिए आपने माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया को रूल आउट करना होता है। कैसे पता लगेगा माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, तो आप यूरिन डिपस्टिक टेस्ट करा लोगे। ठीक है। नंबर 2 रेडियो अमीनो एसिड करा लोगे। एल्ब्यूमिन देखोगे 24 आवर के यूरिन कलेक्शन के अंदर, और यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो करा लोगे जो कि 30 मिलीग्राम से ज़्यादा आपको देखने को मिलती होती है। ठीक है। ओके, 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल से आपको ज़्यादा देखने को मिलती होती है, कट ऑफ वैल्यू है। तो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया ओके वो भी 30 मिलीग्राम है पर 24 आवर्स। और क्रिएटिनिन रेशो, एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो वो भी 30 होती है। गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट इन डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है और एल्डरली में है तो 7 से कम रखना होता है, और अगर ओल्डर इंडिविजुअल है तो आपने 8 से कम रखना होता है। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन से दोगे डायबिटीज़ में, वो कैप्टोप्रिल आ जाती है आपकी। सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ इन दिस पेशेंट है। अगर स्नैरियो को पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। ओके, तो स्नैरियो के अंदर है कि नॉन हीलिंग अल्सर है, डायबिटिक फुट हो गया, पैरासीजिया डैट मीन्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, वाइब्रेशन पिन प्रिक सेंसेशन खत्म हो गया। सही है। और आइज़ की प्रॉब्लम है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी है। और अगर किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, प्रोटीन यूरिया, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। प्रोटीन यूरिया के लिए आप एस इनहिबिटर और एआरबीज देते हैं, कैप्टोपिरिल और लोसार्टिन वगैरह देते होते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट डायबिटिक न्यूरोपैथी। इससे पहले हमने डायबिटिक नेफ्रोपैथी को रूल आउट किया था। कैसे रूल आउट करते होते डायबिटिक नेफ्रोपैथी को, 24 आवर यूरिन कलेक्शन करते थे माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया को देखने के लिए, और एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो कराते होते हैं, एसीआर रेशो कराते होते हैं। क्लियर। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी को रूल आउट करना है तो इसके लिए जो मोस्ट कॉमन जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है ना, वो डिस्टल सिमेट्रिकल पोलीन्यूरोपैथी होती है, डीएसएम होती है, डिस्टल सिमेट्रिकल पोलीन्यूरोपैथी होती है। क्लियर। तो इसमें ये होता है कि जो पेन खत्म हो जाता है और सेंसरी डेफिसिट परसिस्ट रहता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में सेंसरी लॉस मिलेगा, रिफ्लेक्सेस आपको कम मिलेंगे, वाइब्रेशन और पोजीशन खत्म हो जाएगा, मस्कुलर एट्रोफी और फुट ड्रॉप मिलेगा। नंबर 2 आपने एनुअल स्क्रीनिंग करनी है डिस्टल सिमेट्रिकल पोलीन्यूरोपैथी की। कैसे करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में 5 साल के बाद, और अगर टाइप 2 है तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस आपने करना होता है। ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने ना किया तो लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन खत्म हो सकती है, डायबिटिक फुट वगैरह हो सकता है। क्लियर। तो एनुअल स्क्रीनिंग 5 साल के बाद एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस करनी होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है सेंसरी लॉस या ऑटोनॉमिक लॉस को देखने के लिए। और रेकमेंडेड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग डायबिटीज वाले में तो एस इनहिबिटर देते होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लोअर लिम्ब सिम्टम, तो नंबर 1 आपने स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करनी है डाइट की, इंसुलिन थेरेपी देनी होती है। सही है। और अगर न्यूरोपैथिक पेन है तो गाबापेंटिन प्री गैब्रिन इस्तेमाल करते हैं, टीसीए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एसएनआरआई ओपीआइड्स भी दे सकते हैं पेन किलर के तौर पर। ऑलमोस्ट डायबिटीज़ खत्म हो चुका है, काफ़ी टाइम लग गया, 22 मिनट लग गया है। इसके बाद है थायराइड की डिजीज़। थायराइड के डिजीज़ में हाइपोथायराइडिज्म है। थायराइड की डिजीज़ ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म में आपको क्या मिलेगा, हाइपोथायराइडिज्म में आपको आपको वेट गेन की हिस्ट्री मिलेगी कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, वेट गेन आपको देखने को मिलेगा। गोइटर आपको मिलता है, कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, कॉन्स्टिपेशन है, डिलेड टेंडर रिफ्लेक्सेस होते हैं। इसको बोलते हैं वोल्टमैन साइन। ओके, वोल्टमैन साइन। और अगर स्किन का मिक्सोडीमा हो ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ म्यूकोपोलीसैकेराइड्स तो वो मिक्सोडीमा आ जाएगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी फीमेल में मिनोरीजिया भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया, सीवीएस पे डायस्टोलिक हाइपरटेंशन और पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है। सब क्लिनिकल कब लेबल करते हैं, जब टीएसएच बढ़ रहा है, टी4 नॉर्मल है और पेशेंट में भी कोई सिम्टम नहीं आना शुरू हो रहे हैं। सेकेंडरी का मतलब है मसला पिट्यूटरी के अंदर है, टीएसएच कम, टी3 कम, टी4 कम। सही हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म के जो डायग्नोसिस के लिए, तमाम जो थायराइड डिजीज की डायग्नोसिस के लिए सेम प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं, इसमें 4 चीज़ें होती है, टीएसएच, टी3, टी4, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक से तो ये अलग चीज़ है, और थायराइड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है। अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, टीएसएच के लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, नॉर्मल टीएसएच 0.5 से लेकर 5 होता है। सही है। हाई मिलेगा प्राइमरी में और लो मिलेगा सेकेंडरी में। टी4 का लेवल कराओगे वो आपको लो मिलेगा प्राइमरी को, सेकेंडरी में नॉर्मल मिलेगा सब क्लिनिकल में। थायराइड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ कराओगे तो हाशिमोटो में आपको एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी मिलती है, और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक आपको कम मिलेगी। बाकी थायराइड स्कैन करा सकते हो, एफएनएसी करा सकते हो, ईसीजी कराओगे हाइपोथायराइडिज्म में तो आपको साइनस ब्रैडिकार्डिया मिलेगा, एसटी सेगमेंट और टी वेव एब्नॉर्मैलिटीज देखने को मिलेगी। एक्सरे टेस्ट कराओगे तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, और एमआरआई वगैरह करा लोगे अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है। हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करने के लिए सारी ज़िंदगी के लिए आपने लीवोथायरोक्सिन देनी होती है। अब इसकी डोसेज तैयार करनी है, लो डोज
इंक्रीजिंग डोज, मेंटेनेंस डोज। इनिशियली 5 माइक्रोग्राम है, फिर आपने 100 पे जाना है, फिर आपने 150 पे चला जाना है, फिर आपने डोज की एडजस्टमेंट करनी है। लाइक आप इसको दोपहर के खाने में लेते होते हैं थायराइड वाली ड्रग, और आपने इसको एम्प्टी स्टोमक पे लेना है, ठीक है, एम्प्टी स्टोमक विद वाटर आपने ऐसे लेना होता है, क्लियर। और आपने डोज को कम करना है किसके अंदर, एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर या ग्रेविस डिजीज़, ओके ठीक हो गया। अगर ग्रेविस डिजीज़ डेवलप हो रहा है, सिम्टम आ रही है, तो आपने डोज को कम करना होता है, क्लियर। और आपने डोज को बढ़ाना होता है किस केस में, अगर सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म है, कोई मैल एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का मसला है, या रेडियो या सर्जिकल एब्लेशन हो गया है, इन केस ऑफ ग्रेविस डिजीज़ है, प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाती है, या फिनोबार्बिटल ले रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि इमिड्रियोन की वजह से क्या होता है, इमिड्रियोन की वजह से हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों देखने को मिलते होते हैं, ठीक है। और अगर इमिड्रियोन की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको बोलते हैं वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट, और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है टाइप 1 मैकेनिज्म की वजह से तो उसको बोलते हैं जॉर्ज बेसिड्यू इफेक्ट, या टाइप 2 मैकेनिज्म की वजह से जिसको थायरॉयडाइटिस कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है कॉजेज ऑफ गोइटर। तो गोइटर के क्या कॉज होते हैं, ओके, लाइक गोइटर इंक्रीज टीएसएच की वजह से देखने को मिल सकता है। टीएसएच क्यों ज़्यादा होगा, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, या टीएसएच वाली एंटीबॉडी होगी, वो ग्रेविस डिजीज में देखने को मिलती है। इन शॉर्ट गोइटर आपको हाइपो में और हाइपर दोनों में देखने को मिलता होता है। टीएसएच की वैल्यू रट्टा मालूम है 0.5 से लेकर 5 मिली यूनिट पर लीटर आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। और इमिड्रियोन की वजह से बता चुका हूँ कि जॉर्ज बेसिड्यू इफेक्ट क्या होता है। जॉर्ज बेसिड्यू इफेक्ट होता है इमिड्रियोन इंड्यूस्ड इंक्रीज आयोडीन ट्रैपिंग विच लीड्स टू हाइपरथायरॉयडिज्म। और वुल्फ चाइकोफ क्या होता है, इमिड्रियोन की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाना। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस आपको पता है कि थायराइड के डिसऑर्डर में टीएसएच होती है। और फिजिकल साइंस क्या क्या करवाओगे, मिक्सोडीमा कब लेबर करते हैं, जब आपको क्या देखने को मिलती है, पफिनेस देखने को मिलती है फेस की और बॉडी की ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। क्या क्या फिजिकल साइंस होती है हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में, गोइटर होता है, वेट गेन होता है, पैलर होता है, नॉन पिटिंग एडीमा होता है स्किन का ड्यू टू म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस है, पेरिऑर्बिटल पफिनेस होती है, ब्रेडिकार्डिया होता है, वुल्टमैन साइन होता है जिसको बोलते हैं डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ एंकल जर्क। अब ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस या ऑटोइम्यून डिजीज है ना, तो इसके साथ और कौन कौन से हो सकते हैं, एडिसन डिजीज हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, पर्नीशियस एनीमिया है, सीलिक डिजीज है, माइस्थीनिया आपने नोट कर लेना है, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखोगे ना, टीएसएच भी कम है, T3 T4 दोनों कम है, सारे कम है, तो ये सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है। ब्लड प्रेशर देखो 90/80 हुआ है, सही है, ओके। और पल्स देखो वो भी थोड़ा सा ठीक है, पल्स तो ठीक है, रिस्पायरेटरी रेट भी नीचे आया हुआ है, एमेनूरिया हुआ हुआ है, फटीग हुई भी है, ठीक है। और ईसीजी तो नॉर्मल है वैसे, ठीक है, ऑलमोस्ट यानी हाइपोथायरॉयडिज्म वाली पिक्चर बताई हुई है। आगे चलते होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म बताया हुआ है और हाइपोथायरॉयडिज्म की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म की कॉम्प्लिकेशन है कि मिक्सोडीमा कोमा हो सकता है, इसकी सीवियर फॉर्म को बोलते हैं, जिसमें बंदा बेहोश हो जाता है। मिक्सोडीमा मैडिनेस हो सकती है, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, कार्डिक एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है पेरिकार्डियल की वजह से, और डिप्रेशन हो सकता है, ठीक हो गया, ओके। तो 2 एम रट्टा मार लेने, मिक्सोडीमा कोमा और मिक्सोडीमा मैडिनेस है, ओके। और न्यूरोपैथी रट्टा मार लो, ओके। और कार्डिक एब्नॉर्मैलिटीज याद कर लेना। इसके बाद मिक्सोडीमा कोमा क्या होता है, सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इसमें फीचर्स क्या होते हैं, पेशेंट को अल्टर्ड लेवल ऑफ सेंसोरियम होता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, हाइपोथर्मिया होता है, हाइपोवेंटिलेशन होता है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। हिस्ट्री होगी लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायरॉयडिज्म की, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट होगा, उसको इन्फेक्शन हो गया या कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से सीवियर हो गया है। और इसमें आप IV T3 दोगे, T4 भी दे सकते हो, IV हाइड्रोकोर्टिसोन दोगे, IV फ्लूइड दोगे, और मैकेनिकल वेंटिलेशन करते होते हैं, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने के लिए सारी जिंदगी के लिए लीवोथायरोक्सिन दे दोगे। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो ग्रेविस डिजीज होता है, फीमेल्स में होता है, वेट लॉस होता है डिस्पाइट इंक्रीज एपिटाइट है, कोइटर होता है, हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलती है, डायरिया होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया, फाइन ट्रेमर्स है, क्लबिंग देखने को मिलती है, दिस इज कॉल्ड थायराइड एक्रोपैकी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, लाइक आपका आ जाएगा सॉफ्ट वार्म मॉइस्ट स्किन होती है, प्रीटिबियल मिक्सोडीमा होता है। ग्रेविस डिजीज जब लेबल करते हैं जब आपको थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ आपको आइज के सिम्टम मिले, एक्सोफ्थाल्मोस, लिड लैग, लिड रिट्रैक्शन, ये आपको देखने को मिले, और साथ में आपको देखने को मिले लाइक प्रोक्टोसिस देखने को मिले, और डर्मोपैथी देखने को मिले, जिसको बोलते हैं प्रीटिबियल मिक्सोडीमा। और असल में होता यह है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, और एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से इरेगुलर पल्स होती है, ओके। तो ड्रग और ट्रीटमेंट क्या होगा एट्रियल फिब्रिलेशन को रोकने के लिए, तो क्या होगा, इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए हम BCD इस्तेमाल करते हैं, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डाइजॉक्सिन है। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, 3 में डिवाइड करना है, मेडिकल, सर्जिकल, रेडियोलॉजिकल। मेडिकल में एंटी थायराइड ड्रग है, प्रेगनेंसी में, बच्चों में देते हैं, या सीवियर ग्रेविस डिजीज में देते हैं विद आइस चेंजेस, ठीक है।
तो इसमें आपकी प्रोपाइल थायोरेसिल, कार्बिमazole, मेथिमाजोल, पोटेशियम परक्लोरेट है, बीटा ब्लॉकर है, लिथियम ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। सर्जरी के अंदर सब टोटल थायरॉइडेक्टमी है और इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी करते होती है 40 ईयर्स से ऊपर वाले में, या वो इंडिविजुअल जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। और जो डर्माटोलॉजिकल एसोसिएशन है ग्रेविस की, वो पीरिटिबियल मिक्सोडीमा होती है। क्लियर। अब एसोसिएटेड रिस्क क्या हो सकते हैं, लाइक एक पेशेंट है जिसको रेगुलर पल्स हो रहा है हाइपरथायरॉइडिज्म की वजह से, तो उसकी वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, यानी ब्रेन को स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में एमआई हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, डायग्नोस आपका ग्रेविस डिजीज आ जाएगा। और यहाँ पे इसने बताया हुआ थायरोटॉक्सिकोटिक एट्रियल फिब्रिलेशन है। व्हाट आर द फिजिकल साइंस इन हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म में आपको जो साइंस मिलते हैं, लिड लैग, एक्सोथैलेमस, प्रोप्टोसिस मिल सकता है, पेरिटिबियल मिक्सोडीमा जो कि आपको देखने को मिलता है ग्रेविस में। इसके अलावा एक्रोपैकी होता है और हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है। एक्रोपैकी को हम क्लबिंग वगैरह भी कहते होते हैं। अब थायराइड फंक्शन टेस्ट इन केस ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, तो टीएसएच कराओगे काफ़ी ज़्यादा कम होगा, T3 T4 ज़्यादा होगा, टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी होगी, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ईसीजी कराओगे साइनस टैकीकार्डिया होगा या एट्रियल फिब्रिलेशन मिल सकती है। और इसकी एक सीवियर फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म। ठीक हो गया, ओके। अब थायराइड स्टॉर्म के बारे में देख लेते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरथायरॉइडिज्म को बोलते हैं। सपोज ऐसा है कि किसी पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस था, उसकी सर्जरी करनी है, लेकिन सर्जरी से पहले आपने उसको यू थायराइड नहीं बनाया, तो आपको थायराइड स्टॉर्म देखने को मिलेगा। फीचर्स के अंदर क्या होता है, आपको फीवर मिलता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का, वार्म्स, एक्सट्रीमिटी, स्ट्राइमर्स, स्किन, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, कार्बिमazole इस्तेमाल करते हैं, प्रोपाइल थायोरेसिल, प्रोपेनोल देते हैं, लिगोल सोल्यूशन देते हैं, आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, डाइजॉक्सिन और डायूरेटिक्स आप अप्लाई करते होते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका थायराइड के डिजीज, ऑलमोस्ट जल्दी जल्दी हो गया। ट्रीटमेंट क्या होता है, सब टोटल थायराइडेक्टमी करते होते हैं। क्लियर। थायराइड के केस में हाइपरथायरॉइडिज्म है। नेक्स्ट है पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में आपको क्लासिकल सिम्टम मिलते हैं, स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स, मोन्स। मोन्स में वो करा रहा होगा, ओके, लाइक ड्राउजीनेस है, कन्फ्यूजन और डिप्रेशन होती है। बोन्स में ऑस्टियोमलेशिया और आर्थराइटिस होता है। स्टोन्स में रीनल स्टोन्स होते हैं। ग्रोन्स में आपको एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। सही है। लैब्स में क्या होगा, सीरम कैल्शियम और पीटीएच का लेवल ज़्यादा होगा प्राइमरी में, ओके, और टर्शियरी में, जबकि सेकेंडरी में सीरम कैल्शियम कम और पीटीएच का लेवल ज़्यादा होगा और फॉस्फेट का लेवल भी ज़्यादा होगा। और कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 8.5 से लेकर 10.2 तक इतना होता है ऑलमोस्ट। ठीक हो गया, 8.5 से लेकर 10.2 तक। तो अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपर कैल्सीमिया होता है। और अगर आपको रीनल स्टोन मिले, यहाँ पे पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना हाइपर कैल्सीमिया की वजह से एडीएच कम होता है, तो पोलीयूरिया ज़्यादा होता है, यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ये प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है। तो वो पूछ रहे हैं कि आपने हाइपर कैल्सीमिया को कैसे मैनेज करना है। पहले आप हाइपर कैल्सीमिया को मैनेज करोगे, फिर आप हाइपर पैराथायरॉइडिज्म को मैनेज करोगे। तो सबसे पहले आपने नॉर्मल सलाइन देना है 2 से लेकर 4 लीटर का। फिर आपने आईवी बिस्फॉस्फोनेट देने हैं, लाइक आईवी जोलिड्रेनेट या पैमिल्ड्रोनेट है। फिर डिनोसिम आप इस्तेमाल करना होता है अगर जोलिड्रेनेट काम नहीं कर रही। कैल्सिटोनिन दे सकते हैं, प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं अगर सार्कोइडोसिस की वजह से हो रहा है, और ओरल फॉस्फेट दे सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, जिसमें कैल्शियम लेवल कम होगा, फॉस्फेट ज़्यादा होगा, पीटीएच ना होने के बराबर होता है, न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्टिविटी सिम्टम मिलते हैं, लाइक कैल्शियम कम है तो टेटनी होगा, और टेटनी में आपको चॉपस्टिक साइन और ट्रोजियो साइन देखने को मिलता होता है। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्लिनिकल साइंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, तो आपको कार्पोपेडल स्पाज्म मिलता है जिसको बोलते हैं हम ट्रोजियो साइन। स्ट्राइडर या कन्वर्जन हो सकती है। स्ट्राइडर क्यों होता है, लेरिंजियल स्पाज्म की वजह से, टेटनी की वजह से। तो ट्राइड क्या है, कार्पोपेडल स्पाज्म, स्ट्राइडर और कन्वर्जन टेटनी में होता है। इसके अलावा टिंगलिंग होती है, पैरीओरल टिंगलिंग है, हैंड्स और फीट में टिंगलिंग होती है। चॉपस्टिक साइन और ट्रोजियो साइन है। चॉपस्टिक साइन में फेशियल नर्व को टैप करने की वजह से फेशियल मसल की ट्विचिंग होती है, और ट्रोजियो साइन में क्या होता है कि कार्पोपेडल स्पाज्म होता है आफ्टर इन्फ्लेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कफ। इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होगा, आईवी 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट दोगे और कार्डिक मॉनिटरिंग करोगे, और साथ में अगर हाइपोमैग्नीसीमिया भी है तो मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड कर लोगे। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में से सवाल बहुत ज़्यादा आता होता है और एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है एडिसन डिजीज, स्टार्ट करते हैं। एडिसन डिजीज के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो फाइंडिंग मिलेगी आपको, वेट लॉस देखने को मिलेगा, पोस्टुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, फटीग आपको देखने को मिलती होती है। इसके अलावा एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, पोस्टुरल हाइपोटेंशन और मसल की वीकनेस होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाते हैं, आपको स्किन की पिगमेंटेशन मिलेगी, हैंड्स पर, फीट पर, पाल्मर क्रीजेस पर, जिंजाइवल बॉर्डर पे और एक्जिला पर। यहाँ पे स्किन की पिगमेंटेशन होती है। ये स्किन की पिगमेंटेशन क्यूशिंग में भी हो सकती है क्योंकि ACTH के ज़्यादा होने की वजह से होती है। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और जो एडिसोनियन क्राइसिस आपने कब लेबल करना होता है, जब पेशेंट सीवियर फॉर्म के साथ आता है, हाइपोवोलेमिक शॉक के साथ आता होता है और उसकी कॉन्शियसनेस ऑलमोस्ट जीरो पे चली जाती होती है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, ओके।
और वो डायग्नोस केस होता है कुशिंग सिंड्रोम एडिसन का। तो आपका एडिसन डिजीज़ हो जाएगा। एडिसन डिजीज़ क्या होता है? प्राइमरी क्रॉनिक एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? ऑलमोस्ट ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराओगे आप? ओके, तो 8 em कॉर्टिसोल लेवल कराओगे सबसे पहले, जो कि आपको क्या मिलेगा? 3 माइक्रोग्राम से कम देखने को मिलेगा। तो ये बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जो बेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो क्या होता है? ACTS स्टिमुलेशन टेस्ट, जिसको सेनेक्थिन टेस्ट भी बोलते हैं, या टेट्राकोसेट्रान टेस्ट भी बोलते हैं, टेट्राकोसेट्रान टेस्ट भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने 8 em कॉर्टिसोल लेवल किया तो वह 3 माइक्रोग्राम से कम हो गया। ठीक है। दूसरा आपने क्या किया? ACTS स्टिमुलेशन टेस्ट करवा लिया। अब ACTS स्टिमुलेशन टेस्ट में क्या होता है? ACTS स्टिमुलेशन टेस्ट में आप क्या दोगे? 250 माइक्रोग्राम ACTS दोगे तो आपकी प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल जरा सा भी नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा प्लाज्मा रेनिन लेवल कराओगे वो आपको ज़्यादा मिलेगा। एल्डोस्टेरोन कम होता है। चेस्ट रेडियोग्राफ में TB मिल सकता है, क्योंकि TB ऑटोइम्यून डिजीज HIV मैलिग्नेंसी की वजह से देखने को मिलता है। CT स्कैन MRI करा लोगे कैल्सिफिकेशन इन एड्रिनल ग्लैंड को देखने के लिए। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करा लोगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा? सोडियम कम, पोटेशियम ज़्यादा, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी आपको देखने को मिल सकता होता है। ब्लड शुगर भी आपको कम देखने को मिलती होती है। क्लियर? सही हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और इओजिनोफिलिया भी देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले आपने रिससिटेशन करनी होती है विद नॉर्मल सलाइन है। आपने हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक करना है 10% डेक्सट्रोज से। फिर आपने स्टीरॉयड की थेरेपी देनी होती है। डेली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट देनी है। ओके, लाइक हाइड्रोकॉर्टिसोन है, और मेटालोकॉर्टिकॉइड में फ्लूट्रोकॉर्टिसोन है, और एंटी TB ड्रग इस्तेमाल करनी होती है। क्लियर? अब एड्रीनल क्राइसिस क्या होता है? सीवियरेस्ट फॉर्म होती है लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेजिक शॉक होता है ड्यू टू सडन लॉस ऑफ एड्रीनल हार्मोन है। तो इसमें हिस्ट्री मिलेगी एड्रीनल डिजीज की, एक्यूट स्ट्रेस की। अगर कोई एक्यूट स्ट्रेस आएगा, फॉर एग्जांपल कोई सर्जरी या इन्फेक्शन हुआ, तब आपने एड्रीनल क्राइसिस लेवल करना होता है, और इसके ट्रीटमेंट होता है IV हाइड्रोकॉर्टिसोन। और वही सबसे पहले आपने नॉर्मल सलाइन देना होता है। फिर ग्लूकोज को मॉनिटर किया 10% डेक्सट्रोज से। फिर आपने IV हाइड्रोकॉर्टिसोन दी और IV फ्लूइड्स दे दिया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। और स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? 8 em कॉर्टिसोल लेवल 3 माइक्रोग्राम से कम हो जाएगा तो एड्रिनल इंसफिशिएंसी को शो करता है। और जो कन्फर्मेटरी होता है वो आउट होता है आपका ACTS स्टिमुलेशन टेस्ट, जिसको सैनेक्थिन टेस्ट बोलते हैं, या टेट्राकोसेट्रान टेस्ट बोलते होते हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन कॉज ऑटोइम्यून होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर TB की वजह से हो सकता है। इसके अलावा मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसी है, लंग्स की वजह से हो सकता है। एड्रीनल हैमरेज की वजह से हो सकता है, जिसको वाटर हाउस फ्रैक्ट्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। TB HIV मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है, या बायलैटरल एड्रीनलेक्टमी की वजह से हो सकता है, या सडन सीजेशन ऑफ आर्ट्रोजेनिक ड्रग्स, लाइक किसी बंदे को कोई डिजीज़ था, उसके लिए ड्रग्स ले रहा था स्टीरॉयड, लेकिन अचानक ही छोड़ दिया तो एडिशन हो जाएगा। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद इसने यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग क्यों लिख दिया है? अच्छा, फ्यूचर एडवाइस क्या होगा? फ्यूचर एडवाइस क्या होती है कि एडमिनिस्टर लोवेस्ट रिक्वायर्ड डोज है, और आपने PPI इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? हमेशा सबसे पहले लोवेस्ट रिक्वायर्ड डोज लेनी होती है। PPI इस्तेमाल करना अगर कोई आपको GI स्ट्रेस हो रहा है। ओके, और आपके पास हाइड्रोकॉर्टिसोन का इमरजेंसी पैक होना चाहिए, और आप खुद भी लगा सकते हो। ओके, और मोस्ट कॉमन काज क्या होता है इसका? वंस अगेन TB होता है। अब इसमें कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें आपको सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलती है, ट्रंकल या सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलती है, बफेलो हम्प होता है, मून फेस होता है, हाइपरटेंशन होती है, हिर्सुटिज्म होता है, प्लेथोरिक फेस होता है, थिनिंग ऑफ स्किन होता है, कोलेजन टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पर्पलिश स्ट्राया होगा, मसल की वीकनेस होती है, ग्लैंडल डिसफंक्शन होगा, लाइक ओलिगोमेनोरिया होगा, इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो सकती है, और हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम की क्या ट्रीटमेंट होता है कुशिंग सिंड्रोम में? ओके, तो कुशिंग सिंड्रोम में लाइक आपको क्या देखने को मिलता होता है? कुशिंग सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या है? अगर कुशिंग डिजीज़ की वजह से या मसला पिट्यूटरी के अंदर है तो आपकी ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करनी होती है। अगर एक्टोपिक ACTS सिंड्रोम है, एक्टोपिक ACTS सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली कहाँ पे था? स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। इसके अलावा मेडुलरी थायराइड कैंसर या कार्सिनोइड भी होता है तो आपने ट्यूमर की रिसेक्शन करनी है। अगर एड्रीनल ग्लैंड में मसला है तो आपने एड्रीनलेक्टमी करनी है, और सारी ज़िंदगी के लिए आपने इसको कॉर्टिसोल देना होता है। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। कुशिंग डिजीज़ क्या होता है? पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, जो कि कुशिंग सिंड्रोम करवा रहा होता है। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? तो ये क्लिनिकल फीचर है ट्रंकल ओबेसिटी, बुफेलो हम्प है, मून फेस है, हाइपरटेंशन है, प्लेथोरिक फेसेस आपको देखने को मिलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ओलिगोमेनोरिया आपको देखने को मिलता है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? तो जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रट्टा मार लेना, मसल की वेस्टिंग है, सेंट्रल ओबेसिटी है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते होते हैं क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के और हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल क्या होता है? अब इसका डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल आप समझ लो कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या कराना है? आपने स्क्रीनिंग टेस्ट कराने होते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप यूरिनरी कोर्टिसोल लेवल कराओगे, या लेट नाइट स्लैवरी कोर्टिसोल लेवल करा लोगे, या डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कराओगे। ओवरनाइट या 48 आवर लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। फिर आप क्या करवा लोगे? फिर आप आप ACTS लेवल करा लोगे सुबह के 8 बजे। अगर ACTS लेवल कहने का मतलब है, अगर ACTS लेवल ज़्यादा है
तो इसका क्या सॉरी, अगर ACTH लेवल कम है तो इसका मतलब है कि मसला एड्रीनल ग्लैंड के अंदर है, तो आपने CT स्कैन और MRI करना है एड्रीनल ग्लैंड का। लेकिन अगर ACTH ज़्यादा है तो या तो पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहा है या फिर एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए CRH स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं, या फिर आप वो कर सकते हैं हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है। अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट पॉजिटिव होता है, मतलब सप्रेस कर देता है, तो पिट्यूटरी में मसला है जिसमें आप MRI कराते हैं। और अगर MRI नहीं पकड़ पाती, मतलब ट्यूमर 6 मिलीमीटर से कम का है, तो इस केस में आपने क्या करना होता है, आपने बायलैटरल इंफीरियर पेट्रोजल साइनस सैंपलिंग करनी होती है। वहाँ से आपको पिट्यूटरी का ट्यूमर पता लग जाएगा। दूसरी तरफ अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट नेगेटिव आता है, दैट मीन्स एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम है, तो लंग्स का चेस्ट CT स्कैन MRI चेस्ट एब्डोमेन का करा लोगे। क्लियर, ऑलमोस्ट मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी बायोकेमिस्ट्री में आप हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया मिलेगा और हाई LDL आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर आइट्रोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम बताया हुआ है कि किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ब्रोंकियल अस्थमा है, इसके लिए स्टीरॉइड ले रहा है, तो उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। अब कुशिंग सिंड्रोम के काजेस को अपने दो में डिवाइड करना है, ACTH डिपेंडेंट और ACTH इंडिपेंडेंट है। ACTH डिपेंडेंट है तो या तो कुशिंग डिजीज हो सकता है पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से, या एक्टोपिक ACTH सिंड्रोम हो सकता है, या एक्टोपिक CRF सिंड्रोम हो सकता है। ACTH इंडिपेंडेंट पे मोस्ट कॉमन काज आइट्रोजेनिक है, कोई बंदा बाहर से ले रहा है किसी डिजीज के लिए, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, या फिर कोई एड्रीनल एडिनोमा या कार्सिनोमा है। ठीक हो गया, क्लियर, ऑलमोस्ट ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद फियोक्रोमोसाइटोमा है। फियोक्रोमोसाइटोमा में क्लासिकल ट्रायड होता है, हेडेक का, स्वेटिंग का, पाल्पिटेशन का और एपिसोडिक हाइपरटेंशन होता है। वैसे इसमें 5 पीज होते हैं, पेन, पर्स्पिरेशन, पाल्पिटेशन, प्रेशर, लाइक आपको हाइपरटेंशन मिलती है और पैलर आपको देखने को मिलता होता है। यानी एपिसोडिक जो सिम्टम आते हैं, एंजाइटी वाले सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में। फियोक्रोमोसाइटोमा में जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो प्लाज्मा मेटानेफ्रिन लेवल होते हैं। इसके अलावा 24 आवर विनाइल मेंडेलिक एसिड है, मेटानेफ्रिन करा लोगे, फ्री कैटेकोलामिन के लेवल करा लोगे, प्लाज्मा कैटेकोलामिन सारे एलिवेटेड मिलेंगे। सीरम क्रोमोग्रानिन लेवल ए लेवल कराओगे, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ग्लूकागोन प्रोवोकेशन टेस्ट या एड्रीनोलेटिक टेस्ट लाइक क्लोनिडीन है, ये टेस्ट कोई नहीं कराता। CT स्कैन MRI करा लोगे टू लोकलाइज द ट्यूमर। यहाँ पे स्कैन होता है जिसको बोलते हैं MIBG स्कैन। इसके अलावा गिलियम 68 डोटाटेट पेट स्कैन होता है। सही हो गया, ये आप करा लोगे लोकलाइज करने के लिए। ट्रीटमेंट क्या होता है, जो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन कैसे करोगे, पहले आप अल्फा ब्लॉकर इस्तेमाल करोगे फिनॉक्सीबेंजामीन से, फिर बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करोगे प्रोपेनोलोल से फॉर 6 वीक है, और हाई सोडियम डाइट दे दोगे फॉर इन केस अगर कैटेकोलामीन की वजह से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, और ऑर्थोस्टैसिस आपको देखने को मिल सकती है ड्यू टू अल्फा ब्लॉकर्स, तो इस केस में आप सोडियम डाइट दे दोगे। और अगर स्टिल अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो आप क्या करोगे, ओके, आप मेटारोसिन दे दोगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक निकार्डिपिन दे दोगे, और डायबिटिक्स को आपने अवॉइड करना होता है। डायग्नोसिस आपका फियोक्रोमोसाइटोमा है, और सूटेबल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, अल्फा ब्लॉकर होती है फिनॉक्सीबेंजामीन, फॉलोड बाय बीटा ब्लॉकर है, और सर्जरी क्या करनी होती है, आपने एड्रीनल ग्लैंड की रिमूव कर देना है, एड्रीनलेक्टमी कर देनी है। क्लियर। इसके बाद है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्या होता है कि इसमें एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ओके, फ्रॉम द जोना ग्लैमरुलोसा, जिसकी वजह से सोडियम की रिटेंशन होगी, हाइपरटेंशन होता है, पोटेशियम का लॉस होगा, हाइपोक्लीमिया होगा और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिलेगी। अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की काजेज होते हैं, मोस्ट कॉमन काज कौन सिंड्रोम होता है प्राइमरी का, ओके। इसके अलावा बायलैटरल हाइपरप्लेजिया कैंसर की वजह से हो सकता है। जो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में मसला होता है जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर, जहाँ से एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, रास सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा। कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप, एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशियो करा लोगे। अगर आपको 40-70 मिलती है डैट मीन्स के क्या है, ये प्राइमरी है, और अगर ज़्यादा मिलती है डैट मीन्स ओके, क्लियर, तो वो सेकेंडरी वाला आ जाएगा। क्लियर, अगर 40 से ज़्यादा है तो प्राइमरी, और कम है तो इसका मतलब है सेकेंडरी आ जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इन प्राइमरी वाला, सॉरी 20 है, मैं 40 बता रहा था। वही ARR कराते होते हैं प्राइमरी के अंदर, ARR आपको 20 से ज़्यादा मिलता होता है। इसके अलावा ओरल सोडियम लोड टेस्ट कराते हैं, एसिडाइन इन्फ्यूजन टेस्ट करवाते हैं, इसमें इंक्रीज एल्डोस्टेरोन मिलता होता है। क्या क्लिनिकल फीचर होगा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर, आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलती है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होगा जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया और टेटनी हो जाएगा, हाइपोक्लीमिया की वजह से मसल की वीकनेस होती है, बाकी पोलीजूरिया पॉलीडिप्सी आपको देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर पोटेशियम की सप्लीमेंट करनी होती है, पोटेशियम की सप्लीमेंट दे दिया, एड्रीनलेक्टमी कर दिया, या एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पारिनोलैक्टोन या एप्लेरोनोन अगर बायलैटरल डिजीज है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का डिजीज है, ओके, ठीक है, बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के डिजीज में सबसे पहला शीहान सिंड्रोम, फीमेल में देखने को मिलता है। ठीक है, और फीमेल में यह होता है कि पोस्टमार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस होती है, फेलियर टू लैक्टेट होता है, एमिनूरिया आपको देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, हेयर लॉस आपको देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ आईब्रो मार्जिन है, हेयर लॉस देखने को मिल सकता है, पैलर देखने को मिल सकता है। तो ये शीहान सिंड्रोम होता है, जिसको पोस्टमार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस भी कराते हैं। इसमें आपको दूसरे जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है उनके लेवल भी कम देखने को मिलता है, लाइक थायरोसिन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, IGF-1 ग्रोथ हार्मोन कम हो जाते हैं।
तो इसमें प्रोवोकेशन टेस्ट करवाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोवोकेशन टेस्ट होता है इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट है, जिसको ग्रोथ हार्मोन रिजर्व टेस्ट भी कराते हैं, एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इसके अलावा TRH का रिजर्व टेस्ट कराओगे, ACTH रिजर्व टेस्ट है, TSH रिजर्व टेस्ट होता है। इसके अलावा MRI करा लोगे, जिसके अंदर आपको पिट्यूटरी की एट्रोफी या नेक्रोसिस देखने को मिल सकती है, या एम्प्टी सीला देखने को मिल सकता है। अर्ली स्टेजेस में हाइपरट्रॉफी होगी और लेट स्टेजेस में आपको एम्प्टी सीला मिलेगा। क्लियर, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट है कि आपने हैमरेज को कंट्रोल करना होता है, IV फ्लूइड्स दिया, वॉल्यूम की रिप्लेसमेंट करना होता है, और आपने डेफिशिएंट हार्मोन्स देने हैं। सबसे पहले आपने कोर्टिसोल देना होता है, सही है। फिर आपने देना होता है थायरोक्सिन के, लीवर थायरोक्सिन है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दे दोगे। ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं होती है अडल्ट के अंदर, प्रोलैक्टिन को रिप्लेस नहीं कर सकते, सही है। दूसरा है पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, सडन हैमरेज अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हो और सडन हैमरेज होगा तो आपको हेडेक मिलेगा, डिप्लोपिया और विजुअल लॉस आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो भी कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर होता है ना, वो ऑप्टिक कैज़मा को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? सर्जिकल डिकम्प्रेशन ऑफ ग्लैंड होगा। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा में आपको निपल से डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं, एमेनोरिया ग्लेक्टोरिया आपको देखने को मिलता होता है, एमेनोरिया ग्लेक्टोरिया, इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। और प्रोलैक्टिन में क्या कराओगे? प्रोलैक्टिनोमा में आप सीरम प्रोलैक्टिन लेवल कराओगे, ज़्यादा मिलेगा। विजुअल फील्ड असेसमेंट करोगे, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया मिलेगा। इंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शन टेस्ट कराओगे, जो आपको कम मिलेंगे। MRI सबसे बेस्ट होती है। मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जरी है। एक बात याद रख लेना कि जो कहने का मतलब है, प्रोलैक्टिन का ट्रीटमेंट मेडिकल से स्टार्ट होता है, फिर सर्जरी पे जाता है, जबकि ग्रोथ हार्मोन का जो ट्यूमर है, एक्रोमेगैली है, वो पहले सर्जरी से स्टार्ट होगा, फिर बाद में मेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोलैक्टिनोमा में जो मेडिकल ड्रग्स होती है वो डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है, ब्रोमाक्रेप्टिन, कैबरगोलिन है। इसके अलावा एस्ट्रोजन थेरेपी भी दे देंगे। सर्जरी के अंदर ट्रांसएपिनाइडल सर्जरी है, और रेडियोथेरेपी में एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी होती है। क्लियर। एक्रोमेगैली पोस्ट प्यूबर्टल होती है, यानी एपिफिजियल लाइन के क्लोजर के बाद देखने को मिलती है। कोर्स फेशियल फीचर होती है, एक्रोमेगैलिक फेस होता है, लार्ज नोज होता है, जाज प्रोमिनेंट होती है, प्रोगेनेटिज्म होता है, स्पेड लाइक हैंड्स होती है, ऑयली स्किन होता है, कार्डियोमेगैली होती है, हाइपरटेंशन होती है। और जो कहती है कि उनकी जो रिंग साइज है, शो साइज है, और उसके अलावा शू का साइज, रिंग का साइज और हैट का साइज बढ़ गया है, और विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, लाइक बाइटेम्पोरल हेमिनोप्सिया आपको देखने को मिलता होता है। तो ये एक्रोमेगैली आ जाएगा। वैक्रोमेगैली में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते होते हैं? तो सिंगल बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है स्क्रीनिंग के लिए, YGF-1 कराते हैं, ग्रोथ हार्मोन के लेवल करा सकते हैं, और जो बेस्ट टेस्ट है वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होती है। ठीक हो गया, ओके। और जो फाइनल कंफर्मेटरी होती है वो MRI पिट्यूटरी स्कैन होती है। रेडियोलॉजी में आप स्कल का कराओगे तो आपको सेलर इनलार्जमेंट मिलेगी, हैंड्स और फीट में सॉफ्ट टिश्यू का बल्क आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और MRI पिट्यूटरी स्कैन करा लोगे, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। और विजुअल फील्ड में आपको बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया मिलेगा। मैंने कहा था कि इसमें पहले सर्जरी करते हैं, फिर मेडिकल थेरेपी में शिफ्ट होते हैं। सर्जरी में आप ट्रांसपिनाइडल सर्जरी है, ओके। और मेडिकल में क्या होता है? मेडिकल में आप सोमैटोस्टैटिन एनालॉग इस्तेमाल करते हैं, लाइक एक्टिरोटाइट, लैनिडोटाइट है, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, पेगोसोमाइट है, या डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोमाक्रिप्टिन, कैबरगोलिन है। और रेडियो में वही एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी या स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, ऑलमोस्ट ये तो हो जाएगा। काजेस ऑफ हैंड सिंड्रोम। हैंड सिंड्रोम क्यों होता है? अगर प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन हो तो जॉइंट टिश्यू की ओवर ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है। सॉफ्ट टिश्यू का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है। और विजुअल सिम्टम क्यों होती है? ऑप्टिक कैज़मा की कंप्रेशन की वजह से, जिसको बोलते हैं बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। नेक्स्ट है कार्सिनोइड ट्यूमर। कार्सिनोइड ट्यूमर में क्या होता है? ब्रोंकोस्पाज्म, फ्लशिंग, डायरिया और राइट साइडेड हार्ट लीजन आपको देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया, ओके। और मोस्टली GIT में कॉमन होता है, अपेंडिक्स में, ILM में ज़्यादा कॉमन होता है, और ये उसी वक्त कार्सिनोइड सिंड्रोम कराएगा जब कार्सिनोइड ट्यूमर लिवर में मेटास्टेसाइज हो जाएगा। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, यूरिन के अंदर 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड के लेवल करा लेते हैं, वो आपको ज़्यादा मिलता होता है। इसके अलावा सीरम क्रोमोग्रेनिन A कराओगे, जैसे उसमें पॉजिटिव था फ्रियोक्रोमोसाइटोमा में, इसमें भी ज़्यादा होता है। सिरोटिनिन का लेवल करा लोगे, ज़्यादा मिलेगा। न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज का लेवल ज़्यादा होगा। बाकी लोकलाइज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? CT स्कैन, MRI, PET स्कैन कर सकते हैं, सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर सिंटोग्राफी कर सकते हैं। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है ये आपने मेडिसिन में भी पढ़ी थी। सबसे पहले आपने उन कंडीशन को या डाइट को अवॉइड करना है जो कि डायरिया या फ्लशिंग को प्रेसिपिटेट करती है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट है, निकोटिनामाइड देते होते हैं क्योंकि नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। वीजिंग है तो ब्रोंकोडायलेटर देने हैं। राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो आपने डायूरेटिक्स देने होते हैं, ठीक है। डायरिया है तो लोप्रामाइड डाइफिनॉक्सिलेट आपने देनी होती है, और सोमैटोस्टैटिन एनालॉग इस्तेमाल करने हैं सिक्रेशन को कम करने के लिए। और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगा? कार्सिनोमा की रिसेक्शन करनी है, लीवर की मेटास्टेसिस को एक्साइज करना होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 26 ईयर ओल्ड है जिसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रहा है, बायोकेमिकल प्रोफाइल में हाइपरक्लीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो ये एडिशन में देखने को मिलता है। अब एक्रोमेगैली के बारे में क्या बात? ठीक है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ होती है, स्किन की और टंग की देखने को मिलती होती है, ओके। सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से होता है? सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस आपको हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से होता है, ब्रॉन्ज डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुशिंग की वजह से हो सकता है, एक्रोमेगैली की वजह से हो सकता है। क्लियर। इसके बाद है कि एक 16 ईयर ओल्ड मेल है जिसको मेलेस है, वीकनेस और वॉमिटिंग हो रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो DK को सपोर्ट करने के लिए कौन सी फाइंडिंग होती है? ठीक है, DK को सपोर्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट होती है वो
सोडियम बाइकार्बोनेट 10 मिलीमीटर से कम का होना, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को शो करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक पेशेंट है जो कि इमिड्रियोन ले रहा है। इमिड्रियोन लेने के बाद अगर आप TSH के लेवल देखोगे बढ़ गया, ठीक है, ओके, और TSH के लेवल बढ़ गया, डैट मीन्स दिस शुड बी द हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, इमिड्रियोन इंड्यूस हाइपोथायरॉयडिज्म एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट है। अगर बढ़ जाता तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, उसको बोलते हैं जोर्ड बेसिड्यू इफेक्ट है। डाउन सिंड्रोम के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 18 नहीं होती, ट्राइसोमी 21 होती है। OGTT की कैसे इंटरप्रिटेशन करते होते हैं, 2 घंटे के बाद लेते होते हैं, ठीक है। फास्टिंग क्या होगा, 126 होगा, और 2 घंटों के बाद ले लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 200 से ज़्यादा का देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन अगर इम्पेयर्ड का नोट करना है, इम्पेयर्ड में 140 से लेकर 200 के दरमियान में होता है, नॉर्मल में 140 से कम, इम्पेयर्ड में 140 से लेकर 200 के दरमियान में, और डायबिटीज़ मेलाइटिस में 200 से ज़्यादा देखने को मिलता होता है। इसके बाद आके 36 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको 3 मंथ हिस्ट्री है एजिटेशन की, वेट लॉस की और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की। वेट लॉस डैट मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, ट्रेमर्स भी हो रही है, ओके, तो पक्का हाइपरथायरॉयडिज्म है, ब्रूई भी मिल रहा है, गोइटर भी है, ओके। तो क्या पॉसिबल है पेशेंट के अंदर TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी आपको देखने को मिल सकती होती है। कौन सा पॉइंट आपको क्रॉनिक एड्रिनल इंसफिशिएंसी एडिशन को प्रमोट नहीं कर रहा है, फेवर नहीं कर रहा, हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स, ऐसे वेट लॉस होता है, हाइपोटेंशन होता है, पिगमेंटेशन, हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स क्रॉनिक में नहीं देखने को मिलती बल्कि एक्यूट में देखने को मिलती है, डिसोरियन क्राइसिस में आपको देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद ग्रेक्टोरिया, एमिनोरिया, हेडेक हो रहा है तो ये प्रोलैक्टिनोमा है, बायलैटरल सुपीरियर क्वाड्रेंटेनोपिया है, बाई टेम्पोरल, तो डैट मीन्स ये प्रोलैक्टिनोमा है। डैट मीन्स आपने क्या करना है, MRI ब्रेन कराना होता है। हाइपोग्लाइसीमिया किस में देखने को मिलता है, ग्लूकागोनोमा में देखने को मिलेगा। ग्लूकागोनोमा ग्लूकागोन का ट्यूमर है तो ये ग्लूकागोन तो हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है। कुशिंग देखते हैं, कुशिंग में तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। एक्रोमेगाली इसमें भी हाइपरग्लाइसीमिया, फियो में भी है, तो बेस्ट आंसर शुड बी हाइपोपिट्यूटरिज्म। ओके, आई थिंक यही बन सकता है। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलनेस काजेस, अच्छा, ग्लूकागोनोमा एक ही कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकता होता है अगर वो खुद ही अपने आप को तबाह कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इलनेस काजेस डिलेड एंकल जर्क, तो ये आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं वोल्टमैन साइन। डिफ्यूज गोइटर किस में देखने को नहीं मिलता होता, ओके, इज नॉट अ फीचर ऑफ, डिफ्यूज गोइटर इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को नहीं मिलता होता। ओके, डिफ्यूज गोइटर आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से देखने को मिल सकता है, पोस्टमार्टम थायरॉयडाइटिस की वजह से देखने को मिल सकता है, लेकिन सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से देखने को नहीं मिलता होता है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद है सेंट्रल का मतलब है कि पिट्यूटरी में मसला है, जब पिट्यूटरी में मसला है तो TSH तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, गोइटर होगा ही नहीं। अमंग द कॉजेज ऑफ शॉर्ट स्ट्रेचर मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले होता है। डायबिटीज मेलाइटिस की पेशेंट है, HbA1c 6.4 है, 6.5 तक आपने लेबल करना होता है। हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है, तो रूटीन टेस्टिंग क्या क्या करानी है डायबिटिक पेशेंट में, तो आपने एनुअली आपने माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया को देखना होता है, 30 से लेकर 300 मिलीग्राम पर डे होता है। ओके, 25 ईयर ओल्ड लेडी है, OCP इस्तेमाल कर रही है, उसको इम्यूनोरिया आ गया। ओके, ठीक है, व्हाट शुड बी द मोस्ट प्रोबेबल काजेज है, ओके, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है और फेल हो गया, और एमिनोरिया मोस्ट कॉमन जो फिजियोलॉजिकल काज होता है वो आपको प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी को आपने रूल आउट करना होता है सेकेंडरी एमिनोरिया के काजेस के अंदर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पेशेंट है, एक फीमेल नर्सिंग स्टूडेंट है जो कि अनकॉन्शियस थी, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम है, 29 है, और जब उसको डेक्सटोज दिया गया तो उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गया, कोई मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं कर रही। ओके, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन एंड द मदर विद डायबिटीज मेलाइटिस है। ओके, और इसका ग्लूकोज लेवल था 31 था, और प्लाज्मा इंसुलिन लेवल बढ़े हुए हैं, और सी पेप्टाइड का लेवल कम है, सी पेप्टाइड का लेवल कम है, प्लाज्मा इंसुलिन बढ़ी हुई है, डैट मीन्स बाहर से इंसुलिन लिया है। सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि 51 ईयर ओल्ड लेडी है, रूटीन स्क्रीनिंग के लिए आई है, फैमिली हिस्ट्री ऑस्टियोपोरोसिस के लिए पॉजिटिव है। ओके, शी हैड हॉट फ्लैशेस, 51 किया, हॉट फ्लैशेस और मूड चेंजेस आपको देखने को मिल रही है, डैट मीन्स मीनोपॉज हो गया, और ऑस्टियोपोरोसिस है इसको, यानी -2.5 से कम हो गया स्कोर। तो कौन सी हम रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। ओके, अब इस पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस और हॉट फ्लैशेस है तो इम्यूनोपॉज को इंडिकेट कर रहे हैं, तो मैक्सोफिन हम ऑस्टियोपोरोसिस वाले में या पोस्ट मिनोपॉजल फीमेल में नहीं देते होते, बाकी सब चीज़ हम दे सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन है, इस्केमिक हार्ट डिजीज और डिप्रेशन है, डैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली इसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, लेकिन T4 का लेवल किया, T4 का लेवल ज़्यादा है, T3 का लेवल, फिर T3 का लेवल कम है। ओके, और TSH का लेवल आपको ज़्यादा है, और यानी क्या मसला हुआ, T4 है लेकिन T3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, डैट मीन्स दिस इज द सिक यूरोथायरॉयड कंडीशन है, ये क्रिटिकली इल पेशेंट में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। 50 ईयर ओल्ड ओबीस पेशेंट है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, डायबिटीज़ मेडिकेशन से अनकंट्रोल्ड है, और सॉरी डाइट से अनकंट्रोल्ड है। सबसे पहले ड्रग कौन सी देते हैं, मेटफॉर्मिन देते होते हैं। ओके, सही हो गया क्योंकि वेट गेनिंग कराती होती है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोज ऑफ प्रेडिनिसोलोन इज इक्विवेलेंट इन इट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पोटेंसी टू 100 मिलीग्राम है,
तो कितनी आनी चाहिए, इसने लिखा 25 मिलीग्राम लिखा हुआ है, पता नहीं फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको ऐसे ही देख लेते हैं। ओके, 4 गुना ज़्यादा है प्रेडनिसोलोन, इसका मतलब है। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं कॉज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिलता है, एक्रोमेगाली में देखने को मिलता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी, तो लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड देनी होती है। एक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी डाइट मीन्स इसका क्या मतलब होता है, एक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी वाटर हाउस फ्लड्रेशन सिंड्रोम है। ओके, तो या फिर एड्रीनल क्राइसिस भी हो सकता है, तो इसमें लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड्स आपने देने होते हैं। क्लियर, ठीक है। फ्लूइड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोसिडोसिस, तो डेक्सट्रोज सलाइन देना होता है, वैसे नॉर्मल सलाइन होता है, फिर अगर डेक्सट्रोज आपने जब ऐड करना होता है जब 250 से कम हो जाए। इन्वेस्टिगेशन एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो 24 आवर यूरिन एनालिसिस करा लोगे एल्ब्यूमिन के लिए 30 to 300 मिलीग्राम आपको देखने को मिलेगा, या 30 मिलीग्राम से ज़्यादा यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो होगी, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन पियोक्रोमोसाइटोमा, पहले बीटा ब्लॉकर कभी भी नहीं देनी, अल्फा ब्लॉकर देनी है, फिर बीटा ब्लॉकर देनी है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 135 से ज़्यादा है तो वो डायबिटिक होती है। कुशिंग सिंड्रोम के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल लेवल कराते हैं। ओके, लेट नाइट स्लैवरी या यूरिनरी कॉर्टिसोल लेवल है या स्लैवरी कॉर्टिसोल लेवल वगैरह करवा लेते होते हैं। क्लियर, इसको डायग्नोस करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, पोस्टरल हाइपोटेंशन आपको हाइपोपिट्यूटरिज्म में और एडिशन में देखने को मिलती है। पीरियड मिक्सोडीमा ग्रेविस डिजीज में आपको देखने को मिलता होता है। हाई सीरम ऑस्मोलैलिटी, ओके, और लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी। हाई, अच्छा, लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी इसका क्या मतलब है कि यूरिन से पानी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सारा का सारा पानी यूरिन में जा रहा है, ठीक है, तो ये डायबिटीज इंसिपिडस को इंडिकेट कर रहा होता है। ओके, एडीएच की डेफिशिएंसी है, सेंट्रल हो सकता है, नेफ्रोजेनिक हो सकता है। और अगर ऑपोजिट होता है, लाइक सीरम ऑस्मोलैलिटी कम है और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी बढ़ गया, तो ये सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच होता है। थायरोटॉक्सिकोसिस है विद बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, डेट मींस पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो एमआरआई ब्रेन कराना होता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इन इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, तो एक्रोमेगाली में देखने को मिलते हैं। एडिसन डिजीज में स्किन की पिगमेंटेशन क्यों होती है, ओके, ये आपको एसीटीएच की वजह से आपको देखने को मिलती है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, इन्वेस्टिगेशन इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो 24 आवर यूरिन एनालिसिस करा लोगे फॉर प्रोटीन यूरिया। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एडिसन डिजीज, तो एटीएम कॉर्टिसोल लेवल करा लोगे। स्टेज ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जहाँ पे उसको एट विच इट हैज़ टू बी ट्रीटेड, तो वो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया की स्टेज होती है, स्टेज 3 होती है, 30 to 300 मिलीग्राम होती है। ओके, इनिशियल ड्रग फॉर डायबिटिस मेलाइटिस टाइप 2, तो वो मेटफॉर्मिन होती है। इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटी इन डीके में क्या होती है, हाइपरकलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। साइंस इंडिकेटिंग एडिसन डिजीज, एडिसन में आपको हाइपोटेंशन, वेट लॉस, हाइपर पिगमेंटेशन होती है और हाइपोग्लाइसीमिया होती है। इससे पहले सिनेरियो में तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं लिखा हुआ था। नोट अ साइन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस में वेट गेन नहीं होता, वेट लॉस होता है। एक पेशेंट है, इमरजेंसी में आया, हेडेक है, पाल्पिटेशन है, स्वेटिंग और हाइपरटेंशन, दैट मींस फियोक्रोमोसाइटोमा है। ओके, और इन्वेस्टिगेशन कौन से कराओगे आप, प्लाज्मा मेटानेफ्रिन लेवल करा लोगे। हैमरेज प्लस एमिनूरिया, पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस है, तो ये शियान सिंड्रोम में होता है। एमिनूरिया देखने को मिलता है, फेलियर ऑफ लैक्टेशन देखने को मिलती है। थिक कोर्स फेशियल फीचर है, लार्ज नोज, लार्ज जॉ, प्रोमिनेंट सुपरऑर्बिटल रिजेस है, और स्पेड लाइक हैंड है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं ग्रोथ हार्मोन के ट्यूमर में, एक्रोमेगाली में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर, इसके बाद है कि इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ एमेनूरिया है, तो आपने क्या कराना होता है, सबसे पहले आपने थायराइड हार्मोन को रूल आउट करना होता है। एमेनूरिया आपको देखने को मिलता होता है हाइपरथायराइडिज्म है, ठीक है, और एमआरआई ब्रेन करा लोगे इन केस ऑफ कोई हाइपोपिट्यूटरिज्म या शियान सिंड्रोम तो नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज विद हाइपरटेंशन, ओके, अगर डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों में तो एस इनहिबिटर और इंसुलिन देनी होती है। एपिसोडिक राइज इन ब्लड प्रेशर और पाल्पिटेशन, फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए पहले फिनॉक्सीबेंजामिन, फिर प्रोपेनोलोल देनी होती है, फिर आपने सर्जरी करनी होती है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म में ड्राई स्किन होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है, तो लीवोथायरोक्सिन देनी होती है 50, 100, 150। इंक्रीज हाइपर पिगमेंटेशन एसीटीएच की वजह से होती है, एडिसन में देखने को मिलती है। हाइपर पैराथायराइडिज्म है, हाइपर पैराथायराइडिज्म है, हाइपर गैलेक्टोरिया है, दैट मींस प्रोलैक्टिनोमा का ट्यूमर है। ओके, यानी कुछ पिट्यूटरी का ट्यूमर है, और वैसे बता दिया हाइपर प्रोलैक्टिनोमा। तो अगर आपको 3P देखने को मिले तो वो मैन 1 होता है, 3P में पिट्यूटरी का ट्यूमर है, सही हो गया। इसके अलावा पैराथायरॉयड का ट्यूमर और पेनक्रियाटिक का ट्यूमर है, तो उसको 3P को बोलते हैं मैन 1। ओके, और मैन 2A में क्या होता है, पैराथायरॉयड का हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, मेडुलरी थायरॉयड कैंसर और फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। और मैन 2B क्या होता है, मेडुलरी थायरॉयड कैंसर होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, और साथ में आपको म्यूकोजल न्यूरोमा और मार्फानाइट हैबिटस होती है। ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस इन 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में आपने प्रोपाइल थायरॉयड इस्तेमाल करनी होती है, कार्बीमेसोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। शू साइज बढ़ गया है, हेडेक है, रिंग फिंगर टाइट हो गया है, गायनिकोमास्टिया हो गया, निपल डिस्चार्ज है, दैट मींस एक्रोमेगाली है, ठीक हो गया, आजमस भी हो जाएगा। ओके, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ओबीस पेशेंट, और HbA1c क्या है, इसका ज़्यादा हुआ है। ओके, तो आपने डाइट मॉडिफिकेशन करनी होती है और मेटफॉर्मिन ऐड करनी है सबसे पहले। एब्सेंट लैटरल आईब्रोज, ओके, लैटरल आईब्रोज एब्सेंट है,
जैसे ये शियान सिंड्रोम में भी होती है और हाइपोथायराइडिज्म में भी देखने को मिलती है, एलोपेशिया आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन डायबिटीज़, ओके, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी फुट के अंदर आपको डायबिटिक अल्सर करवा देती होती है। डिस्टल सिमेट्रिकल पॉलीन्यूरोपैथी देखने को मिलती है। ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी तो शियान सिंड्रोम हो जाएगा। हाइपरथायराइडिज्म के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है, आपने टीएसएच की और फिर टी4 की लेवल करानी होती है। टीएसएच कम होगा, टी4 का लेवल ज़्यादा होगा। मेटफॉर्मिन क्या करती है, ग्लूकोज की सेंसिटिविटी को, अपटेक को, यूटिलाइजेशन को बढ़ा देती होती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेड ट्रॉमा लीडिंग टू हैमरेज, ओके, अगर हेड ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से हैमरेज हुआ है तो उसकी वजह से सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस हो जाएगा, एडीएच की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। एसिड बेस एब्नॉर्मेलिटी इन टी के ए, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है विद हाई 9 गैप। 9 गैप कितना होता है, नॉर्मल 8 से लेकर 12 होता है। इनिशियल ड्रग फॉर डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 इन केस ऑफ ओबीज पेशेंट, ओबीज पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस वाली ड्रग देनी है, मेटफॉर्मिन देनी होती है। एक्रोमेगाली में सबसे पहला IGF-1 कराते हैं, फिर आप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते होते हैं। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर हाइपरथायराइडिज्म, तो हाइपरथायराइडिज्म में TSH T4 करा लेते हैं, TSH ज़्यादा होता है, T4 कम होता है, ओके। डिमेंशिया के केस में अगर किसी को डिमेंशिया हो रहा है तो मेडिकल डिसऑर्डर जो आपने रूल आउट करना होता है। डिमेंशिया की कॉजेज अभी हमने साइकेट्री वाले में पढ़े हैं कि एंडोक्राइन कॉजेज होते हैं, कुशिंग वाले में, एड्रीनल ग्लैंड में और थायराइड वाले में होते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर एडिशन तो IV फ्लूइड देनी होती है, ग्लूकोज को आपने ठीक करना होता है, फिर आपने हाइड्रोकोर्टिसोन देना होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि ड्रग को मिस करी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए स्टीरॉइड लेते होते हैं, ड्रग मिस करी है, कोलैप्स हो गया, दैट मींस एडिसोनियन क्राइसिस हो गया, तो IV हाइड्रोकोर्टिसोन, IV फ्लूइड्स देने हैं। डिलेड एंकल रिफ्लेक्स को वोल्टमैन साइन कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में होता है। DK में क्या ट्रीटमेंट होता है, IV फ्लूइड्स, IV रेगुलर इंसुलिन देनी होती है, और कितनी रफ्तार से देनी होती है, फिक्स्ड रेट इंसुलिन इन्फ्यूजन आपने चलानी होती है, ओके। पहले 10 यूनिट का बोलस दिया, फिर 0.1 यूनिट के हिसाब से चलाया। फिर इसके बाद है कि ट्रीटमेंट फॉर ड्रग फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन इन डायबिटीज़ और ओबीस में, तो आप एस इनहिबिटर लाइक लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, रामिप्रिल इस्तेमाल करते हैं, लिसिनोप्रिल इस्तेमाल करेंगे। ड्रग और चॉइस फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया तो एस इनहिबिटर देते होते हैं। सार्कोइडोसिस है, ओके, और नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी है लेकिन यूरिन हाइपोस्मोलर है, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम है, मतलब पानी ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो ये सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में देखने को मिलता है, और वो भी सार्कोइडोसिस की वजह से देखने को मिल सकता है। फेशियल पफिनेस और लिथार्जी है, पफिनेस आपको मिक्सोडिमा में देखने को मिलती है, लिथार्जी मतलब एनर्जी नहीं है। टेस्ट फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी तो एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो कराते हैं, 30 मिलीग्राम से ज़्यादा की आनी चाहिए। पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, कॉन्स्टिपेशन और बैक पेन, हाइपरकैल्सीमिया में देखने को मिलता है। काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, अगर TRH की डेफिशिएंसी है दैट मींस हाइपोथैलेमस में मसला है। काज ऑफ एडिसन डिजीज, तो एडिसन डिजीज का जो काज होता है एड्रीनल नेक्रोसिस की वजह से हो सकता है। बाकी TB, मैलिग्नेंसी, HIV की वजह से होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मेटफॉर्मिन होती है, ग्लूकोज की अपटेक को, यूटिलाइजेशन को बढ़ा देती है। मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटी इन DK में क्या होती है, हाइपरकालीमिया होता है। नॉर्मोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी हाई 9 गैप आपको देखने को मिलता है। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा, डेक्सट्रोसिलाइन होगा। बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी बेस्ट होता है आपका, ओके। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कैसे देखोगे, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो करा लोगे, और एल्ब्यूमिन यूरिया को आपने ठीक करना है स्टेज 3 पर, ओके। इसके अलावा आपने डायलेटेड आई एग्जाम कराना है, हर साल आपने कराना होता है। लिपिड प्रोफाइल आपने हर 5 साल के बाद कराना होता है, ओके, ठीक है। यानी जो लिपिड प्रोफाइल है हर 5 साल के बाद कराना होता है, जबकि फूड की एग्जामिनेशन है, आइस की एग्जामिनेशन है, और यूरिन एग्जामिनेशन है, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया को देखने के लिए, तो आप हर साल कराओगे। इंक्रीज प्लाज्मा इंसुलिन लेवल है लेकिन नॉर्मल सी पेप्टाइड लेवल है, वो डेक्स्ट्रो से ठीक हो जाता है, डेट मीन्स एक्सोजीनस इंसुलिन लिया है, और इंसुलिनोमा के अंदर सी पेप्टाइड का लेवल और इंसुलिन के लेवल दोनों ज़्यादा होते हैं, और ग्लूकोज लेवल कम होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर थायराइड डिजीज तो TSH लेवल होती है, सेकंड लाइन आपकी फ्री T4 होती है। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एडिशन तो ATM सीरम कोर्टिसोल लेवल होते हैं। कंफर्मेटरी सिंथेटिक टेस्ट होता है, या जिसको ACTS स्टिमुलेशन टेस्ट भी कहते हैं, 250 माइक्रोग्राम ACTS देते हैं। ड्रग और चॉइस फॉर फियोक्रोमासाइटोमा फिनॉक्सीबेंजामीन होती है, बीटा ब्लॉकर आपने इसके बाद देनी होती है। पोस्टमार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस है, एमेनोरिया, लैक्टेशन फेल हो गया है, हाइपोपिट्यूटरिज्म के साइंस मिल रही है, तो शिहान सिंड्रोम आ जाता है। क्लियर। इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ पिट्यूटरी है और आइस की प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर है और बाइटेम्पोरल हेमिनोपी है, तो MRI ब्रेन करानी होती है। ओल्ड एज पेशेंट है, स्पेड लाइक हैंड है, ऑयली स्किन है, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया है, लार्ज नोज है, जा साइज बढ़ गया है, प्रोगनेथिज्म है, तो एक्रोमेगाली है। फर्स्ट लाइन कराओगे IGF-1 और बेस्ट टेस्ट इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट।